नमस्कार। चलिए आज शब्दों के सहारे एक ऐसे गांव की सैर पर निकलते हैं जिसे बड़ी ही खूबसूरती से कागज पर उतारा गया है। ये एक नज़दीकी पड़ताल है सुमित्रा नंदन पंत की मशहूर कविता ग्रामश्री की। जरा इन पंक्तियों को महसूस कीजिए। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने मखमल सी मुलायम हरियाली बिछी हो और उस पर चमकते सूरज की किरणें चांदी की कोई जाली बुन रही हों। मतलब ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो आंखों के सामने बना हुआ एक जीता जागता चित्र है। तो आखिर कौन था वो जादूगर, वो कलाकार, जिसने बिना रंग और ब्रश के सिर्फ शब्दों से इतना खूबसूरत नज़ारा बना दिया? जी हाँ, ये थे महान कवि सुमित्रा नंदन पंत। और देखिए, उन्हें सिर्फ कवि कहना काफी नहीं होगा। उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया था, शब्द शिल्पी। अब शब्द शिल्पी, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है शब्दों का कारीगर। पंत जी की यही तो खासियत थी। वो अपने मन की बात कहने के लिए एकदम सही, एकदम सटीक शब्द चुनते थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक एक टुकड़े को तराशकर एक खूबसूरत मूर्ति बना देता है। तो सवाल ये है कि पंत जी की ये कला आई कहां से? क्या थी वो बातें, वो लोग, वो हालात जिन्होंने उन्हें ऐसा कवि बनाया? चलिए जरा उनके जीवन में झांक कर देखते हैं। देखिए, उनका सफर शुरू होता है पहाड़ों की गोद से, 1900 में उत्तराखंड के कौसानी गांव से, और फिर यह सफर देश की आज़ादी की लड़ाई तक पहुंचता है। सोचिए, साहित्य के लिए उनका जुनून इतना था कि महात्मा गांधी के एक बुलावे पर उन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया। और फिर 1977 तक, मतलब लगभग 6 दशकों तक वो लिखते रहे, हिंदी साहित्य को एक पूरा युग दे गए। हाँ, तो उनके लिखने का अंदाज भी समय के साथ बदला। शुरू में वो छायावाद से प्रभावित थे, मतलब प्रकृति में इंसानी एहसास ढूंढना, जैसा हम ग्रामश्री में देख ही रहे हैं। फिर आया प्रगतिवाद का दौर, तो उन्होंने समाज की बातों पर भी लिखा। और तो और श्री अरविंद के फलसफे और गांधी जी की सोच ने उनकी कविताओं को एक अलग ही, कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक गहराई दी। अरे, उनकी रचनाओं की तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। एक तरफ वीणा और गुंजन जैसी कविताएं हैं जिनमें प्रकृति से प्यार झलकता है, तो दूसरी तरफ ग्राम्या हैं जिसमें गांव की असली जिंदगी दिखाई देती है। और चिदंबरा, उसके लिए तो उन्हें सबसे बड़ा सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार तक मिला। सच में उनकी हर एक रचना नायाब है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं हमारी कविता ग्रामश्री पर। अब देखते हैं वो जादू जिसकी वजह से पंत जी को शब्द शिल्पी कहा जाता है। जरा उनकी कल्पना की उड़ान देखिए। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। कवि अरहर और सनई की फसलों को देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ फसलें नहीं हैं। वो क्या करते हैं? वो उन फसलों में लगी फलियों की तुलना करते हैं सोने की किंकिनियों से। किंकिनियां मतलब वो घुंघरू वाला गहना जो कमर पर पहना जाता है। तो ऐसा लग रहा है मानो धरती ने खुद सोने की करधनी पहन रखी हो। है ना कमाल? एक आम से खेत के नज़ारे को कहां से कहां पहुंचा दिया। चलिए अब खेतों से निकलकर नदी किनारे चलते हैं। यहां गंगा की रेत का जिक्र है, लेकिन रुकिए, ये कोई आम रेत नहीं है। पंत जी कहते हैं कि रेत पर जो लहरदार निशान बने हैं ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे सांप चलकर गए हों। सोचिए जरा, एक ठहरी हुई शांत रेत में भी उन्होंने एक हरकत, एक जिंदगी डाल दी। बस यही तो है पंत की कला का जादू। और अब आता है वो हिस्सा जहां कवि जैसे पूरे गांव की तस्वीर को एक ही फ्रेम में कैद कर लेते हैं। सुनिए। वाह, क्या कल्पना है! वो कहते हैं कि ये जो हरा भरा गांव है, ये एक मरकत के खुले डिब्बे जैसा है। मरकत यानी पन्ना, एक कीमती हरा पत्थर। और इस डिब्बे का ढक्कन क्या है? वो है नीला आसमान, जो नीलम जैसा लग रहा है, एक और कीमती पत्थर। मतलब पूरा का पूरा गांव ही कुदरत का एक खजाना है, एक जेवर का डिब्बा। और ये कविता सिर्फ दूर से दिखने वाली खूबसूरती की बात नहीं करती, ये गांव की संपन्नता, उसकी समृद्धि का भी जश्न मनाती है। पंत जी एक एक करके गिनाते हैं, आलू, गोभी, पालक, टमाटर, फिर मीठे मीठे अमरूद, बेर, अनार। मतलब हर तरफ भरपूर फसलें और फल हैं, जो बताते हैं कि गांव कितना खुशहाल है। तो इन सब खूबसूरत तस्वीरों को जोड़कर देखें तो कवि आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या है इस कविता का असली मतलब? कविता का अंत होता है एक ऐसी लाइन से जो मानो पूरी कविता का दिल हो, उसका निचोड़ हो। मतलब इस गांव को किसी बनावटी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपनी असली, अपनी सहज सुंदरता से ही लोगों का मन जीत लेता है, उन्हें अपने तरफ खींच लेता है।
शायद यही सबसे बड़ा संदेश है कि प्रकृति की सादगी में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, दिल को छू जाने की। और यहीं आकर ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे पंत जी को गांव की खूबसूरती में वो जादू मिला, वैसे ही हमारे चारों तरफ, हमारी अपनी दुनिया में वो कौन सी छोटी छोटी सादगी भरी चीजें हैं जो हमारे मन को ऐसे ही मोह लेती हैं। इस पर सोचना तो बनता है।